नमस्कार। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के समय में अगर हम वायरस की बात करें और कोरोना वायरस को डिस्कस ना करें तो कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग कोरोना वायरस के बारे में ही बातचीत करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कोरोना वायरस को समझने के लिए आज के लेक्चर में जो कंटेंट हम कवर करेंगे वो है जनरल इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, रेप्लिकेशन, देन की फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू पैथोजेनिसिटी एंड फ्यूचर डायरेक्शन एंड चैलेंजेस। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन टू कोरोना वायरस। कोरोना वायरस किस फैमिली को बिलोंग करेंगे? तो ये बिलोंग करते हैं कोरोना वेडी फैमिली। इस फैमिली के मेंबर माइल्ड इलनेस लाइक कॉमन कोल्ड से लेके सिवियर डिजीजेस लाइक सार्स एंड मर्स तक कॉज करते हैं। अब अगर हम बात करें इनका नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा, तो ये इनके स्ट्रक्चर पे ही बेस्ड है, क्योंकि इनके स्ट्रक्चर में क्या देखने को मिलता है? क्राउन लाइक स्पाइक्स देखने को मिलती हैं इनकी सरफेस पे। और जो लैटिन वर्ड है कोरोना, इसका मतलब ही होता है क्राउन। तो इस तरीके से इनका नाम इनके स्ट्रक्चर पे ही पड़ा है। फर्दर अगर हम बात करते हैं सार्स कोरोना वायरस 2 की, तो ये इमर्ज हुआ था लेट 2019 में और एज अ एपिडेमिक इमर्ज हुआ था। लेकिन मार्च 2020 तक आते आते डब्ल्यूएचओ ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया इसको एज अ पेंडेमिक। यहाँ पे एपिडेमिक और पेंडेमिक थोड़ा सा क्लियर कर दें। एपिडेमिक वो कंडीशन हुई जहाँ पे कि कोई डिजीज एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया तक ही फैली है, लाइक जीका इन ब्राजील और वी कैन से इबोला वेस्ट अफ्रीका में स्प्रेड हुआ था। लेकिन पेंडेमिक वो कंडीशन है जबकि वो डिजीज वाइड जियोग्राफिकल एरिया को कवर कर रही हो, लाइक कोविड-19। अब अगर इस वायरस की हम बात करते हैं, वायरस कैसा है? जूनोटिक पैथोजन है। जूनोटिक पैथोजन क्या हुआ कि बेसिकली ये ओरिजिनेट तो हुए थे एनिमल में एंड देन फिर अडेप्ट हुए हैं ह्यूमन के लिए। अब बात आती है इनके क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन, वैसे वायरस का क्लासिफिकेशन हमने अलग से भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार जरूर उसको रेफर कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ऑर्डर क्या है इनका? नीडो वायरल्स। फैमिली कौन सी होगी? कोरोना वेडी, अभी देखा था हम लोगों ने। सब फैमिली ऑर्थो कोरोना वेडी, और इस सब फैमिली को 4 जीनस में डिवाइड किया गया, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, जिसमें कि जो सार्स कोरोना वायरस है वो बीटा जीनस को बिलोंग करता है। अब और भी कई क्राइटेरिया हैं इसके क्लासिफिकेशन के, जो कि हम लोगों ने उस लेक्चर में देखा था। यहाँ पे ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर शेप के बेसिस पे बात करें तो कोरोना वायरस कैसा वायरस होगा? स्फेरिकल वायरस होगा जिसका कि डायमीटर 80 टू 160 नैनोमीटर के आसपास होगा। फर्दर अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनवेलप की बात करें तो कोरोना वायरस एनवेलप्ड वायरस है, नेकेड वायरस नहीं है, एनवेलप्ड वायरस है, यानी कि इनमें लिपिड बाइलेयर एनवेलप प्रेजेंट होती है। देन अगर हम इनको जीनोम के बेसिस पे क्लासिफाई करें तो ये कैसे वायरस कहलाएंगे? आरएनए वायरस, यानी कि इनका जीनोम कैसा होगा? आरएनए का है। फर्दर ये आरएनए कैसे होंगे? सिंगल स्ट्रैंडेड एंड पॉजिटिव सेंस आरएनए। पॉजिटिव सेंस यानी इनका जो आरएनए है वो एमआरएनए की तरीके से एक्ट करेगा। अब अगर हम बात करें ह्यूमन कोरोना वायरस की, तो ह्यूमन कोरोना वायरस जनरली अल्फा और बीटा कोरोना वायरस में आते हैं। और जो सार्स कोरोना वायरस 2 है ये बीटा कोरोना वायरस को बिलोंग करता है। और जेनेटिकली अगर हम देखें तो ये बैट से जो कोरोना वायरस डिराइव किए गए हैं उनसे सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी शो करता है। तो ये तो था इसका क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, कि कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर कैसा है। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये एनवलप्ड है, यानी कि इसमें लिपिड बाइलेयर के
एक एनवेलप प्रेजेंट होती है। अब ये जो एनवेलप है ये बनती कहाँ से है, तो ये डिराइव होती है होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से ही। और ये एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग प्रोवाइड करती है, आउटर लेयर प्रोवाइड करता है वायरस को। और इस लिपिड बाइलेयर में कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स अटैच रहती हैं। और वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कौन कौन सी होंगी, तो स्पाइक प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन और मेम्ब्रेन प्रोटीन। अब अगर इस कवरिंग को आप हटाएंगे तो इसके अंदर एक और प्रोटीन मिलेगी, न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन। इनको वन बाय वन हम टेकअप करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन। इट इज अ क्राउन लाइक प्रोजेक्शन ऑन द वायरस सरफेस। और इसका वर्क क्या होगा, इट फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल। अब हमको ये तो पता है कि वायरस होस्ट सेल में हर जगह से तो एंटर होगा नहीं, कुछ स्पेसिफिक साइट्स होंगी जहां से ये एंटर करेगा। तो इट फैसिलिटेट एंट्री ऑफ वायरस इनटू होस्ट सेल बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक रिसेप्टर। और इस केस में ये रिसेप्टर क्या है, ACE2 रिसेप्टर। अब फर्दर अगर हम इस प्रोटीन को देखें, एस प्रोटीन को, तो ये दो फंक्शनल सब यूनिट की बनी होती है, S1 एंड S2। S1 सब यूनिट में कुछ डोमेन्स मिलते हैं, जैसे एन टर्मिनल डोमेन और फिर रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। इसी वजह से जो S1 सब यूनिट का फंक्शन होता है, वो फंक्शन क्या हुआ, इज टू बाइंड टू द रिसेप्टर ऑन द होस्ट सेल। वहीं जो S2 सब यूनिट है, S2 सब यूनिट का मेन फंक्शन क्या है, वायरस की मेम्ब्रेन और होस्ट सेल को फ्यूज करना, देन ताकि वायरस की जो एंट्री है वो आसानी से हो सके। एस प्रोटीन के बाद अब कौन सी प्रोटीन आई, मेम्ब्रेन प्रोटीन, एनवेलप प्रोटीन और न्यूक्लियोकैप्सिड। तो सबसे पहले देखते हैं एनवेलप प्रोटीन को। एनवेलप प्रोटीन यानी कि ई प्रोटीन, इट इज अ स्मॉल स्ट्रक्चरल प्रोटीन एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर। इसके साइज की बात करें तो साइज इसका 8 to 12 kDa के बीच में होगा। और बेसिकली जो एनवेलप प्रोटीन है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर वायरल रेप्लिकेशन, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों, फॉर द पैथोजेनेसिस। क्यों, क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं वायरस की असेंबली को और उनके रिलीज। देन नेक्स्ट प्रोटीन आती है एम प्रोटीन, यानी कि मेम्ब्रेन प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन इज द मोस्ट अबंडेंट स्ट्रक्चरल प्रोटीन। इसका साइज क्या हुआ, इसका साइज 25 to 30 kDa के बीच का हुआ, यानी कि ये एनवेलप प्रोटीन से बड़े साइज के हुए। और फंक्शन, इट शेप्स द वायरस एंड ऑर्गेनाइजेस द वायरल असेंबली। नाउ अब कौन सी प्रोटीन बची है, न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड प्रोटीन encases and protect the viral genome। जो एन प्रोटीन है बेसिकली वो वायरल जीनोम के साथ बाइंड करती है इन अ बीट ऑन अ स्ट्रिक्ट कन्फर्मेशन। और इट हेल्प्स द वायरस टू डेवलप द कैप्सिड एंड कंप्लीट द वायरल स्ट्रक्चर प्रॉपरली। अब अगर हम जीनोम की बात करें तो अभी हम लोगों ने वैसे भी डिस्कस किया था कि इसका जीनोम कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस RNA जीनोम इनमें प्रेजेंट होता है। और अगर इसके साइज की बात करें तो 27 to 30 किलो बेस का होता है ये तो था इनका स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से स्प्रेड होते हैं, यानी कि जनरल पैथोमैकेनिज्म ऑफ सार्स कोरोना वायरस। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, अटैचमेंट का। अटैचमेंट में क्या होगा, जाहिर सी बात है कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो वायरस है वो होस्ट की हर सेल पे तो नहीं अटैच होगा, स्पेसिफिक पोजीशन पे ही अटैच होगा। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है ये कौन सा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2, यानी कि ACE2, जो कि
होस्ट सेल पे प्रेजेंट होते हैं, उनको ये रिकॉग्नाइज करता है और वहां पे अटैच होता है। अब ये जो रिसेप्टर हैं ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं? तो ह्यूमन की बॉडी में जनरली ये लंग्स में, किडनी में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए ये ऑर्गन जो है कोरोना वायरस के लिए मेन टारगेट पॉइंट बन गए। अब जो एंट्री के बाद क्या होगा? सेकेंड स्टेप क्या होगा कि मेम्ब्रेन का फ्यूजन हुआ, यानी कि जो जीनोम है उसको रिलीज होना होगा, तभी फर्दर एक्टिविटी हो पाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया कि मेम्ब्रेन के अंदर, सॉरी, सेल के अंदर जो एंट्री हुई, एंट्री किस तरीके से हो सकती है? वाया एंडोसाइटोसिस और मेम्ब्रेन फ्यूजन। एक बार जब एंट्री हो गई मेम्ब्रेन का, कह लीजिए कि जो आउटर कवरिंग है वो ब्रेक हुई और जीनोम आपका रिलीज हो गया, देन क्या स्टार्ट होगा? रेप्लिकेशन। मींस रेप्लिकेशन प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट हो रहा है? होस्ट सेल की जो सेलुलर अपरेटस है, वायरल जीनोम उसको यूज करेगा और नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ वायरल आरएनए भी बनेंगे और जो अदर रिक्वायर्ड स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो भी बनेंगी। किस तरीके से? तो सबसे पहले जो वायरल जीनोम होगा, जीनोम में रेप्लिकेस जीन प्रेजेंट होंगे। ये जीन क्या करेंगे? नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएंगे। नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स क्या हुई? वो प्रोटीन हुए जो इसके स्ट्रक्चर में तो प्रेजेंट नहीं होते हैं, बट इनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं इनकी लाइफ साइकिल के लिए, क्योंकि ये रेप्लिकेशन में या असेंबली में या होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनी। अब क्या है? जो रेप्लिकेस जीन है, रेप्लिकेस जीन जैसे इनकोड करेगा ओआरएफ रीजन को, जो कि कुछ पॉलीपेप्टाइड्स बनाएंगे एंड देन वो पॉलीपेप्टाइड पर्टिकुलर एंजाइम्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। एंजाइम्स बन गए। एक बार जब एंजाइम बन गए तब क्या है कि जो पॉजिटिव स्ट्रैंड था आरएनए का, वो टेम्पलेट की तरीके से यूज करेंगे उसको, और निगेटिव स्ट्रैंड प्रोड्यूस होगा ना। अब क्या है कि अभी जो एंजाइम्स बने थे हमारे, जो रेप्लिकेस जीन ने एंजाइम बनाए थे, वो एंजाइम ये जो निगेटिव आरएनए बने हैं, इन निगेटिव आरएनए को यूज करेंगे एज अ टेम्पलेट, और क्या बनाएंगे? एमआरएनए डेवलप करेंगे। और एमआरएनए से जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं वो हमारी बन रही हैं। एक बार जब स्ट्रक्चरल प्रोटीन बन गई तो वो अपने अपने वर्क को परफॉर्म करेंगी। लाइक जो एन प्रोटीन होगी वो जीनोम के साथ बाइंड होगी, वहीं जो एम प्रोटीन होगी वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाइंड होगी, या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट जो हैं उनके साथ जाके बाइंड करेंगी। और सब्सिक्वेंटली बाइंडिंग के बाद क्या होगा कि इनकी असेंबली एंड देन रिलीज। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो मेन पॉइंट थे वो क्या क्या हो गए? सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? एंट्री का हुआ, रिसेप्टर के थ्रू वायरस अटैच हुआ एंड देन उसकी एंट्री हुई। सेकेंड स्टेप में मेम्ब्रेन फ्यूजन हो रहा है। मेम्ब्रेन फ्यूजन, एज अ रिजल्ट ऑफ मेम्ब्रेन फ्यूजन जो जीनोम था आरएनए वो रिलीज हुआ। रिलीज के बाद देन ट्रांसलेशन हुआ, यानी कि जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन थी वो आपकी बनी। देन रेप्लिकेशन हो रहा है आरएनए का। आरएनए रेप्लिकेशन के बाद जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है वो आपकी सिंथेसाइज हो रही है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन की सिंथेसिस के बाद आप असेंबली हो रही है, यानी कि आरएनए की पैकेजिंग हुई और प्रॉपर
ये एक नए वायरॉन में कन्वर्ट हो रहा है। जब असेंबली के बाद नया वायरॉन बन गया, एट लास्ट उसका रिलीज होगा। तो ये तो था जनरल मैकेनिज्म वायरस के स्प्रेड होने का। अब हम देखते हैं वो कौन से की फैक्टर हैं जो कि इसकी पैथोजेनिसिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो जैसे कोरोना वायरस लंग पे इन्फेक्ट किया, तो कौन कौन सी चीजें हो गई? सबसे पहली चीज तो हुई एंट्री, यानी कि अटैचमेंट और एंट्री जितनी आसानी से होगी उतनी ही आसानी से पैथोजेनिसिटी देखने को मिलती है। मीन्स कि उतनी ही आसानी से इसका स्प्रेड होगा। सेकेंड थिंग कि एमआरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम है वो रेप्लिकेशन जितना फास्ट करेगा उतनी ही फास्ट आरएनए बन रहे होंगे, यानी कि होस्ट सेल में आरएनए का लोड जितना ज्यादा होता जाएगा पैथोजेनिसिटी उतनी ही ज्यादा होती जाएगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन थी वो अगर होस्ट के इम्यून सिस्टम को रिप्रेस कर देंगी, यानी कि होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो अगर वीक हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि होस्ट का डिफेंस सिस्टम भी वीक हो जाएगा। इसी के साथ साथ जैसे कुछ सिवियर केसेस में जो इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो एक्सेसिव अमाउंट में जब प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसको कि हम फिर साइटोकाइन स्टॉर्म भी कहते हैं, तो उस केस में क्या है कि वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन या मल्टी ऑर्गन फेलियर देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ आपके की फैक्टर्स हुए जो कि पैथोजेनिसिटी को कंट्रीब्यूट करती हैं। अब हम देखते हैं कि फ्यूचर डायरेक्शंस क्या है, कि किस तरीके से इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो बेसिक स्टेप है किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए कि उसके बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। अच्छे से पता कैसे होगा? मीन्स कि उसके स्ट्रक्चर को हम अच्छे से जाने, उसके रेप्लिकेशन को अच्छे से जाने कि किस तरीके से अ, वो स्प्रेड कर रहा है। अगर ये नॉलेज हमको होगी, यानी उसके स्ट्रक्चर को अगर हम जानेंगे या उसके रेप्लिकेशन को हम जान रहे हैं, तो हम वो पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं कि जो की स्टेप होंगे इनके सर्वाइवल के लिए, और वही की स्टेप हमारे लिए एज अ टारगेट पॉइंट बन जाएंगे फॉर ड्रग डिस्कवरी। तो इसी वजह से इनके स्ट्रक्चर और रेप्लिकेशन को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस केस में कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि नए वेरिएंट्स इमर्ज हो रहे हैं, लाइक अल्फा, डेल्टा, ओमिक्रॉन, ये कुछ इसके नए वेरिएंट आए हैं जिसकी वजह से कुछ चैलेंजेस भी आते हैं इनको कंट्रोल करने के लिए। वो क्या हो सकते हैं? सपोज कि जो वेरिएंट हमारे डेवलप हुए हैं वो इस तरीके से डेवलप हुए हैं कि बाइंडिंग एफिनिटी उनकी ज्यादा हो होस्ट रिसेप्टर के साथ, या जो म्यूटेशंस हुई हैं स्पाइक प्रोटीन में वो कुछ इस तरीके से म्यूटेशन हुई हो जो कि वैक्सीन और जो नेचुरल इम्यूनिटी है उसको रिड्यूस कर दे। इट माइट बी पॉसिबल। अब ये भी हो सकता है कि म्यूटेशन किस तरह का हुआ है, हो सकता है वो थोड़ा माइल्डर साइड में हुआ हो तो डिजीज के सिम्टम माइल्डर दिखेंगे, या अगर स्ट्रॉन्ग साइड में म्यूटेशन हो गया हो तो सिवियर भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर जो ऑलरेडी अवेलेबल ड्रग्स हैं उनके जो टारगेट पॉइंट्स हैं, टारगेट प्रोटीन्स हैं, अगर वहां पे कुछ म्यूटेशन हुआ है तो जाहिर सी बात है ड्रग रेजिस्टेंस के केसेस देखने को मिलते हैं। तो ये तो कुछ चैलेंजेस हैं जिनको कि हमें ओवरकम करना ही करना है। और इसके लिए जो भी पैथोजन हो, ये तो वायरस की केस है, बट इन जनरल भी हमें पैथोजन के बारे में जितने अच्छे से पता होगा उतने ही आसानी से हम उसका कंट्रोल समझ सकते हैं। इसके अलावा
जाहिर सी बात है कि अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। हमारा इम्यून सिस्टम जितना स्ट्रांग होगा उतने ही अच्छे से हमारी बॉडी इटसेल्फ पैथोजन के साथ फाइट कर सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल शेयर करते हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल खान पान है, लाइक जो हमारे स्पाइसेस हैं, उनमें कई ऐसे फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो इटसेल्फ एज अ एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल रोल प्ले करते हैं। लाइक मेथी, मेथी हम सभी जानते हैं, फेनेग्रीक की उसको हम लेते हैं। मेथी में एक कंपाउंड होता है आइसोविटेक्सिन। आइसोविटेक्सिन कुछ जैसे जब हम लेते हैं, ज- तो हमारे अंदर के जो गट माइक्रोब्स हैं जब वो इस पे एक्ट करते हैं, तो अ, एक प्रोसेस हुई, केमिकल प्रोसेस हुई जिसको कि हम डी ग्लाइकोसाइलेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस से आइसोविटेक्सिन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक दूसरे कंपाउंड में, जिसको कि एपिजेनिन कहते हैं। और ये कंपाउंड इटसेल्फ एज अ एंटीवायरल एजेंट के तरीके से काम करता है कोरोना वायरस पे। तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से कई ऐसे स्पाइसेस होंगे, और या जो हमारे ट्रेडिशनल फूड्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, उनमें कुछ ऐसे प्लांट कंपाउंड्स प्रेजेंट होंगे, फाइटोकेमिकल्स, जो हमें इन डिजीजेस से लड़ने में हेल्प कर सकते हैं। तो हमें अपने खान पान पे भी देखना चाहिए, और खान पान अच्छा होगा तो इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी ही होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये प्लेटफॉर्म आपके लिए यूजफुल लग रहा हो, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।